How's my voice now? Is it clear now? It is still not clear. Okay. प्रियंका मॅम तुम्ही इथे आहात का? माझा व्हॉइस बरोबर येतो का? आवाज येतो तुम्हाला प्रियंका मॅम? समीर, सूरज, प्रियंका मॅम, माझा आवाज येतो तुम्हाला व्यवस्थित? संकल्पला माझा आवाज येत नाहीये. बाकीच्यांकडून काही रिस्पॉन्स येत नाहीये. हॅलो. ओके, सूरजला माझा आवाज येतोय. समीरला पण येत नाहीये. सर तुमचा आवाज जरा हे होतोय, व्हायब्रेट, इको ओके होतोय, ओके इको. ओके. आता चेक कर एकदा. पण आता खूपच कमी येतोय. ओके मॅम, ओके, थँक्यू. आता व्यवस्थित येत असेल बहुतेक. आता माझा आवाज येतोय व्यवस्थित? ओके, ठीक आहे. चला, थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू प्रियंका मॅम. तर लास्ट क्लासमध्ये मी तुम्हाला एक होमवर्क दिला होता, बरोबर? खूपच छोटा होमवर्क होता, पण फक्त संकल्पने होमवर्क केलेला आहे. 1 पेजचा फक्त होमवर्क होता, बरोबर? जो की तुम्हाला करणं एकदम आवश्यक होतं. इट वॉज व्हेरी नेसेसरी फॉर यू. ठीक आहे. तुम्ही जर तो होमवर्क केलेला नाहीये तर तुम्हाला या क्लासमध्ये काही समजणार नाहीये, बरोबर? तर तुम्हाला तुमच्या होमवर्कची काळजी असायला पाहिजे. जर तुमचा काही प्रॉब्लेम आहे, तुमच्याकडे क्लासरूमचं इन्व्हिटेशन नाहीये, so you should contact me or Santosh sir na. We will not contact you because it is your need. You want to learn, okay? So you have to take all these things सॉरी, तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी मनावर घ्यायला लागणार, ओके? तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालायला लागणार. आता फक्त संकल्पने होमवर्क केलेला आहे. मी तुम्हाला त्याचा होमवर्क दाखवतो, बघा किती छोटा होमवर्क आहे. सी, आय एम जस्ट प्रेझेंटिंग माय विंडो टू यू and you can see the classwork here, okay? So this is homework by Sankalp. याच्यामध्ये फक्त काही फॉर्म्युलाज लिहायचे होते तुम्हाला, बरोबर? तेही तुमच्याच्याने लिहिणं झालं नाही तर तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे, ओके? आता आपण लगेच चॅप्टरला सुरुवात करणार आहोत. चॅप्टरला सुरुवात करायच्या अगोदर तुमच्याकडे काही गोष्टी क्लिअर असायला पाहिजेत, ओके? तुमच्या काही कन्सेप्ट क्लिअर असायला पाहिजेत. त्याकरिता मी तुमच्या काही अगोदर कन्सेप्ट थोड्याशा क्लिअर करतो, नंतर आपण आपल्या चॅप्टरवर मूव्ह करूयात, ओके? तर मराठीमध्ये सगळेजण कम्फर्टेबल आहात? एव्हरीबडी इज कम्फर्टेबल? ओके, दॅट्स फाईन. चलो, ठीक आहे. तर तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये मी सांगितलं होतं की डेरिव्हेटिव्ह काय असतं, इंटिग्रेशन काय असतं, बरोबर? ऍक्च्युली डेरिव्हेटिव्ह जो आहे तो तुमचा मॅथ्स 2 चा लास्ट चॅप्टर आहे. डिफरन्शिएशन नावाचा जो चॅप्टर आहे ना, दॅट इज युअर डेरिव्हेटिव्ह. तर तो आपण लवकरच शिकणार आहोत बिकॉज इट इज व्हेरी नेसेसरी फॉर यू. सो मी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सांगितलं होतं की डेरिव्हेटिव्ह इज ऑल अबाउट स्लोप ऑफ अ पर्टिक्युलर कर्व ऑर लाईन, करेक्ट? अँड इंटिग्रेशन इज द area of area under the, okay, we will talk about the homework later on. We will, okay, and the integration is the nothing but area under the curve, बरोबर? पण डेरिव्हेटिव्ह किंवा डिफरन्शिएशन आपण ज्याला बोलतो त्याच्यामध्ये अजून एक पॉइंट मी ऍड करू इच्छितो. डिफरन्शिएशन मीन्स नॉट ओनली स्लोप बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिक्युलर थिंग, that might be position, velocity or acceleration, whatever it is, rate of change of a particular thing with respect to time. Now how? Let us see. Okay, I'll just open a blank page here and I will show that screen to you. I'm presenting my screen. I hope it is now not now, it is now visible, is it? It is visible? Okay, now see, let us suppose this is your x-axis, no sorry, this is y-axis and this is x-axis, okay? This is x-axis
and this is y-axis. Okay, so let us suppose the x-axis shows the change in time. Okay, that means if we, here is 1 2 3 4, this is time in seconds. Okay, this is time in seconds, and this is let us say position of that particular object. Okay, so what differentiation or what derivative exactly is? Let us suppose the point or the object is initially at this point. Okay, and it moves to this point. Okay, so this slope this slope can be found out with the help of derivative. Barabar. So it is nothing but the change of rate of change of that position of that particular object with respect to time. मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उस जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, और इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव. Not only position, that might be any quantity. Okay, so I'm just taking this example of position here. Let us suppose this object is not moving and it is like stable. Okay, for t is equals to 1, it is here. Again t is equals to 2, it is here. Or it is like t is equals to 5 also, it is at the same position. Okay, this is a position. So it is not changing its position with respect to time. So its differentiation or derivative or the rate of change of position of that particular object will be 0. Okay, so derivative of particularly this function will be 0. I hope you understand this concept. बराबर. किस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डेरिवेटिव का जो है रिलेशन है, ये आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं. ठीक है, so it was necessary to move further in our chapter, so that's why I elaborated it to you. Again, there are three quantities here we are dealing with. Okay, so the first quantity is displacement, the second quantity is velocity, and the third quantity is acceleration. Correct. So there is a relation between these three quantities. So what is that relation? Let us see. So I just write d for displacement. Okay, and v for velocity and a for acceleration. So what is the relation between these three quantities? Okay, so if we take the derivative of displacement, okay, differentiation or derivative of what? Displacement. This is displacement, so we get the velocity of that particular thing. Okay, and if we differentiate the velocity or we find out the differentiation or derivative of velocity, then we get the acceleration. Okay, so here differentiation. So please note this down, that velocity is differentiation or derivative of displacement and acceleration is differentiation or derivative of velocity. ये चीज आपको मालूम होना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो सिमिलरली मैंने जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर opposite operations. Like if we take the derivative of displacement, it will be velocity, and we take the integration of velocity, that is going to be displacement. Okay, so these in this way differentiation and integration are related. लेकिन I think integration is in your 12th standard. मतलब कि आपको इंटीग्रेशन का चैप्टर इस स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन आपको एक थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये सब कुछ आपको बताया था. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आएगा? हमारा एक्सेलरेशन आएगा. आई होप आप लोगों ने ये जो चीज है ये नोट कर ली है नोटबुक पे. ठीक है, चलिए तो अभी हम मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे. इक्वेशन ऑफ मोशंस फ्रॉम फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. We can graphically derive Newton's equations of motion for an object moving with uniform acceleration. Consider an object having position x is equals to 0 at t is equals to 0. Let the velocity at t is equals to 0 be u, and at time it be it v. The graphical representation of motion is shown in figure 3.3. The acceleration is given by the slope of the line AB. Thus, acceleration is equals to a v minus u divided by t minus 0 is equals to v minus u divided by t. अब ये सब क्या है? देखो, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है that is at the position this. Let us suppose
Okay, and its position is x is equals to 0 at t is equals to 0. टाइम t क्या है, 0 है. तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है and its final position is, let us suppose this, and its velocity is v. Okay, and the time is t. So its velocity at time t is v and its velocity as time t is equals to 0 is u. So a, acceleration, that means final velocity minus initial velocity divided by the final time divided by, minus the initial time, that is t is equals to 0. So this is the formula for velocity. Okay, write it down, write down the formula. This is the first equation of motion. V is equals to u plus at. This is the first equation of motion. Write it down in your notebook. Written or not? Please tell me. लिख लिया सब लोगों ने? चलिए, सो फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों ने लिख लिया है. ओके, नाउ I'll just zoom this out. Okay, as we know, the area under the curve of velocity time graph is displacement. मतलब velocity curve के अंदर जो एरिया रहेगा, मतलब velocity का जो इंटीग्रेशन रहेगा, that is going to be displacement. मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, ठीक है. So the area, that is area under the curve velocity, which is the curve for velocity, this is the curve for velocity. Okay, and the area under this whole curve, that means integration of velocity, is going to be what? It is going to be displacement. Okay, so we will get the formula for displacement as well. So what is the formula for displacement? It is nothing but the area under this particular curve, that is from A to B. So area क्या रहेगा? Area will be area of triangle ABC plus area of quadrilateral OABD. Okay, so this will be, no, sorry, OACD. It is OACD. इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड करेंगे तो एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर कर्व और वेलोसिटी हमें मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला एंड बाय सॉल्विंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख लीजिए. तो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके जो नोटेशन है या फिर जैसे कि हम इनिशियल्स कहेंगे, सी एस इज, ये एस शोज डिस्प्लेसमेंट, यू शोज द इनिशियल वेलोसिटी, t is the time and a is acceleration. Okay, so write it down. This is the second equation of motion. आपको जो ये सारे बाकी एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ्स है, ये एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछे जाएंगे. आपको सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान देना है. ठीक है, फॉर्मूला जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर पाएंगे. सो राइट डाउन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. आई होप आप लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया है. Yes or no? This is the second equation of motion. लिख लिया बाकी लोग? Write it down in your notebook and please type yes in the chat box so that I will proceed. Okay, good. चलो. So similarly, this is the third equation for the motion. Write it down. This is the third equation. V square minus u square is equals to 2a multiplied by s. This is the third equation for the motion. You have to remember these three equations. Okay, आप लोगों को ये तीनों equations याद रखने हैं motions के. तीन इक्वेशंस मैंने आपको लिखवा दिए. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन. ठीक है, चलिए लिख लिए तीनों इक्वेशंस. हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज मोशन इन अ प्लेन, और ये जो इक्वेशंस है, दीज इक्वेशंस आर फॉर रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, अभी तक हमने मोशन इन अ प्लेन का जो पार्ट है वो शुरू ही नहीं किया है. दिस इज एक्चुअली योर बेसिक्स. यू हैव लर्नड दिस थ्री इक्वेशंस इन द 10th स्टैंडर्ड आई थिंक. So have you written the third formula as well? Okay.
Sankalp has written. What about others? Everyone please respond. चलिए. Okay, so now you have three equations of motion. Okay, now let us see what to do with these three equations. The most common example of uniform rectilinear motion with uniform acceleration of an object in a day-to-day life is freely falling body. When a body starts with zero velocity at a certain height from the ground and falls under the influence of gravity of the earth, it is said to be in free fall. The only other force that acts on it that of air resistance or friction. For displacements of a few meters, this force is too small and can be neglected. The acceleration of body is the acceleration due to gravity, which is along the vertical direction and can be assumed to be constant over distances which are small compared to the radius of the earth. Thus, the velocity and acceleration are both along the vertical direction and the motion is uniform rectilinear motion with uniform acceleration. So if object is under a free fall, so that we can say that that particular object is under uniform rectilinear motion because the force acting on that object is none other than the force of gravitation. Okay, there is air resistance, but when it comes to the force of gravitation, the air resistance is not that much. Okay, so here the acceleration is uniform and the motion is also a rectilinear motion. Now we have one example. So this is, do you know, activities for you. You can read this at home. Okay, it is not necessary in your exam point of view. So example 3.2. Let us see. So just try to understand this example carefully. It is very interesting example and it is very easy also. Okay, chaliye. So a stone is thrown up vertically upward from the ground with a velocity of 15 meters per second. At the same instant, a ball is dropped from a point directly above the stone from a height of 30 meters. At what height from the ground will the stone and the ball meet and after how much time? Okay, so see, here is very interesting example. What they are saying, हमने क्या किया, हमने जमीन से या फिर ग्राउंड से एक बॉल अपवर्ड थ्रो किया और जब हमने बॉल थ्रो किया तो उसको हमने वेलोसिटी कितनी दी, वेलोसिटी दी 15 मीटर पर सेकेंड की. ठीक है, और उसी समय जिस समय हमने वो बॉल अपवर्ड थ्रो किया उसी समय हमने एक स्टोन अपवर्ड थ्रो किया और उसी समय जिस समय हमने वो स्टोन अपवर्ड थ्रो किया उसी समय 30 मीटर के हाइट से हमने एक बॉल ड्रॉप कर दिया. ठीक है, मतलब जैसे हम स्टोन अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं उसी समय बॉल पे डाउनवर्ड हम छोड़ रहे हैं. सो क्या होगा कि एट अ सर्टेन पॉइंट बोथ विल मीट, मतलब दोनों एक जगह पे कहीं पे भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए या फिर लिमिट t टेंड्स टू 0 के लिए एक दूसरे से मिलेंगे. बराबर. सो उन्होंने क्या पूछा है कि जमीन से कितनी हाइट पे वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और कितने टाइम के बाद. ठीक है, कितने टाइम के बाद. यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन दी गई है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, और हमें जी जो है, जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बराबर, जिसकी वैल्यू आई थिंक 9.8 रहती है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जी की वैल्यू आप 10 यूज कर लीजिए फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन. ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. लेट अस अज्यूम दैट the stone and the ball meet after t0 seconds. The distances, not displacement, okay, see distances traveled by the stone and the ball in that time can be obtained from the equation 3.8. Let us see. Okay, so the distance of stone from the ground, that is its initial velocity multiplied by time minus 1/2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स टी स्क्वायर. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे तो भी प्लस था. लेट मी जस्ट सी, इट इज नो, यहाँ पे देखिए, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 1/2
ए इज व्हाट, ए इज एक्सेलरेशन, ओके, एंड टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है। क्यों माइनस दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सो इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही है और हम क्या कर रहे हैं, उस स्टोन को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। सो हेयर द माइनस साइन इज देयर, ठीक है। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, एट अ सर्टेन पॉइंट, मतलब कहीं पे भी तो जाके वो स्टोन स्टॉप हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो फिर से जमीन की ओर आने लगेगा। क्यों? बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ द force on that, or let us find out the distance of the ball, okay. So its initial velocity is actually zero, it is at the position of 30 meter from the earth or ground, and its initial velocity is zero, so it doesn't matter the what time it is, okay। u multiplied by t है, तो u अगर जीरो है तो t का इतना कुछ महत्व नहीं है। so the second thing is important, that is 1/2 g multiplied by t0 square, ठीक है। यहाँ पे जो है वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि उस पर सिर्फ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला व्हेन दे मीट, एस distance of stone plus distance of ball is going to be 30. Now how? Let us see. The ball is coming from this side and the stone is coming from this side, okay। अभी ये दोनों मिल गए यहाँ पे, ठीक है। सो पर्टिकुलरली वो जो बॉल था वो कहाँ पे था, 30 मीटर पे था, बराबर। सो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस रहेगी ये क्या रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी 30 मीटर्स। सो डिस्टेंस ऑफ स्टोन प्लस डिस्टेंस ऑफ बॉल इज गोइंग टू बी 30 मीटर्स। सो हमने क्या कर दिया, इन दो फॉर्मूलाज को एस स्टोन प्लस एस बॉल के यहाँ पे रख दिया और हमने t0 फाइंड आउट कर लिया। t0 फाइंड आउट करना इज वेरी इजी टास्क, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हो तो। g की वैल्यू 10 है जो कि हमें मालूम है, ठीक है। सो एस स्टोन मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला तो पहले से है, लेकिन इस फॉर्मूला में कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। सो दैट वेरिएबल इज टाइम t0 की। अगर हमें टाइम पता है तो उसका डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। सो अभी हमें टाइम भी पता चल गया, टाइम इज 2 seconds। So if we put the value of t0 is equals to 2 seconds, then we find out the distance is 10 meter, thus the stone and ball meet at a height of 10 meters, okay। So the हमारा आंसर क्या आएगा, द स्टोन एंड द बॉल मीट एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। आई थिंक इट इज नॉट दैट हार्ड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आया, यस और नो बताइए। शैल वी मूव फॉरवर्ड? देखिए अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता कि यहाँ पे हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है या फिर तीसरा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें कैसे पता चलेगा। सो दिस कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे पहला फॉर्मूला यूज करना है, दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज वेरी इजी कि जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। जितना बोला गया है एटलीस्ट उतना तो कम से कम होमवर्क आपको करना ही है, ठीक है। चलिए, वी आर नॉट पुटिंग बर्डन ऑन यू, ओके। सो द रिलेटिव वेलोसिटी, नाउ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। मान लीजिए कि हम एक ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेन में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पैरेलल में जो ट्रैक है उस ट्रैक से भी एक ट्रेन जा रही है, और वो ट्रेन जो है वो हमारे ट्रेन को क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है, ठीक है, ओवरटेक कर रही है। तो हमें क्या दिखाई देगा कि वो जो ट्रेन है वो बहुत ही स्लो मूव कर रही है, एजंट इट, ऐसा ही फील होगा कि नहीं, वो ट्रेन जो है बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रही है और हमें ओवरटेक कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए रेलवे ट्रैक के थोड़ा सा दूर खड़े हैं या फिर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े और वहां से एक ट्रेन चली जाती है बिना हल्ट करते हुए या फिर बिना रुकते हुए, तो क्या हमें पता चलेगा कि ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट निकल गई, ठीक है। मान लीजिए कि अभी हमारी जो ट्रेन है, लेट मी जस्ट गो टू द व्हाइट बोर्ड, then I will try to explain what is relative motion. See, so the whiteboard is visible to you now, okay। तो ये जो हमारी ट्रेन है
इस ट्रेन में हम बैठे, ओके, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द ट्रेन ऑन द अनदर ट्रैक, इसकी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, और हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए खड़े हैं, और यहाँ से जो ये ट्रेन जा रही है इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसकी स्पीड कितनी है, जहां पे हम प्लेटफॉर्म पे है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर, और हम ट्रेन में जिस बैठे हैं, ये अलग एग्जांपल है, ये दो अलग एग्जांपल है, दिस इज डिफरेंट वन एंड दिस इज डिफरेंट वन, डोंट मिक्स देम बोथ। सो अगर हम इस ट्रेन में बैठे हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि वो जो साइड से ट्रेन जा रही है दैट इज एक्चुअली मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, actually moving with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। why? because we are also moving with the speed of 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मतलब उस ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर इन आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब हमारे पर्सपेक्टिव में उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम दूसरे किसी इंसान के पर्सपेक्टिव में देखें, या फिर वो मान लीजिए कि वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर दैट पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड द रेलवे प्लेटफॉर्म, बताइए उसके लिए स्पीड कितनी है, इट इज 90 ना, ऑब्वियसली 90। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, उसके लिए 90 है, लेकिन हम 70 की स्पीड से भाग रहे हैं, इसलिए हमें वो ट्रेन ऐसा लगेगा कि दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इट मैटर्स कि जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो मोशन में है, स्टेबल है, या फिर दोनों भी, मतलब इट डिफर्स, ओके। सो we can define relative velocity of object A with respect to B as the difference of their velocities, as I told you. Let us suppose this is the train B, okay, it is train B and it is train A, okay. So the relative velocity of train with respect to relative velocity of train B is 20 kilometers per hour, barabar. So this is the formula, VAB is equals to VA minus VB, सॉरी हाँ, ये VA माइनस VB। सो VAB क्या दिखा रहा है यहाँ पे, AB दिखा रहा है कि हम किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, हमें क्या करना पड़ेगा, VB पहला लेना पड़ेगा और VA बाद में लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टेक द एग्जांपल, एन एरोप्लेन A इज ट्रैवलिंग in a straight line with the velocity of 300 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ड्रॉ करके बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, और वो दैट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। नाउ रीड द second sentence, another aeroplane B is traveling in an opposite direction with a velocity of 350 किलोमीटर with respect to earth। मतलब दूसरा जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन A और एरोप्लेन B यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो मैं इसको नाम देता हूँ A, और यहाँ से जो दूसरा एरोप्लेन आ रहा है दैट इज B, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, इट्स स्पीड इज 350 kilometers, okay। So what they have asked us, what is the relative speed of A with respect to B? What should be the velocity of third aeroplane C moving to parallel A relative to the earth if it has relative velocity of 100 with respect to A? तो अभी हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि A की जो वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू B कितनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, VAB इज इक्वल्स टू व्हाट इट इज, VA माइनस VB, ठीक है। सो VA क्या है यहाँ पे 300 है, बराबर, और माइनस का सिंबल एज इट इज। लेकिन VB देखिए, VB क्या है हमारे पास बताइए 350 है, बराबर। लेकिन अगर हम यहाँ पे 350 रखते हैं तो VA की स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -50 हो जाएगी, जो कि गलत है, रिलेटिव वेलोसिटी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा जो एरोप्लेन बी है दैट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो
हम इसको कैसी स्पीड लिखेंगे, 350 लिखेंगे, -350, ठीक है। सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, एंड द relative velocity of aeroplane A with respect to B is 650. This is our final answer. समझ में आया? यस और नो? कोई कंफ्यूजन बताइए, कोई कंफ्यूजन? यस और नो, जल्दी, क्विकली। ओके, नो कंफ्यूजन, ठीक है। ओके, गुड। So let us see the next question. What should be the velocity of the third aeroplane C moving parallel to A? अभी C जो प्लेन है, मान लीजिए कि वो पैरेलल टू A ही मूव कर रहा है, ठीक है। So what should be its velocity? What should be the velocity of third aeroplane C moving parallel to A relative to the earth if it has velocity of 100 किलोमीटर with respect to A? मतलब C की जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A कितनी है, 100 है। तो मान लीजिए अगर मैं इसकी वेलोसिटी रख देता हूं 400, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, दैट इज velocity of C minus velocity of A, 400 minus 300 is 100, and which is given. So the velocity of plane C should be 400 kilometers. Okay, so this is given here. ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, मोशन इन 2 डायमेंशंस, मोशन इन अ प्लेन। अभी जो हमारा एक्चुअल चैप्टर है वो शुरू हो रहा है। इसके पहले का जो था वो क्या था, दैट इज काइंड ऑफ रिकैप फ्रॉम द लास्ट स्टैंडर्ड, या फिर रिवीजन कह लीजिए, जो कि आपने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है, लेकिन इस स्टैंडर्ड में भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवाया गया है, ठीक है। सो आप लोगों के पास वो 3 फॉर्मूलाज है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेक्टिलिनियर की हम जब मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज इन द one direction only, okay, but when it comes to the motion in a plane, then there are 2 directions for the motion, that is x direction and y direction. Okay, so let us suppose this is the object P that is moving, it is moving, okay, and its velocity or the displacement or the position, whatever we can say, that is changing in both the directions, in x direction also and in y direction also, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहाँ पे कहीं पे चला गया R, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी चेंज हो गई और y की वैल्यू भी चेंज हो गई। सो दिस इज द मोशन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। इसको मैंने इलेबरेट किया है इन द लास्ट क्लास एज वेल। सो वी विल क्विकली मूव टू द फॉर्मूला सेक्शन। सो द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, आपको हेडिंग लिखना है तो लिख सकते हैं नोटबुक पे, लेकिन रुकिए मैं आपको बताऊंगा जब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो R1, so R1 is what? R1 is a vector and it's x1i plus y1j. So I के जो सर पे यहाँ पे इस तरह का सिंबल है, ठीक है। So that shows it's a unit vector. Okay, it's a unit vector, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने वेक्टर स्केलर्स आपको थोड़ी बहुत आइडिया रहेगी, इतना सीखा है नहीं सीखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन वेक्टर के बारे में आपको आइडिया रहेगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो द R1 is a vector. See, where is R1? Here it is. R1 is a vector and its components in x direction is x1 and in y direction or in j direction it is y1. Okay, so this is how we represented, or this is how we represent R1. Okay, at time t2, let the position of the object be q and the position vector of R2 is going to be x2i plus y2j. So see, this is q and its position vector R2 is x2 in I direction and y2 in j direction. Okay, so the displacement of the particle from t2 to t1 to t2 shown by pq, that is in time t is equals to t2 minus t1 is given by, now see the displacement. Okay, मतलब कि उसकी पोजीशन या फिर उस वो
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे कितनी दूर गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है. सो हाउ वी विल फाइंड del r is equals to r2 minus r1. So r2 क्या है, r2 is x2i plus y2j and r1 is x1i plus y1j. Okay, so I का जो component है that is going to be subtracted from this I component of I. So x2 minus x1 हो जाएगा और y2 minus y1 ही हो जाएगा, ठीक है. So this is vector algebra. We can write an average velocity of the ऑब्जेक्ट एज. अभी एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, कि पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब पोजीशन में कितना चेंज हुआ और कितने समय में हुआ, इसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. सो वी एवरेज, दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज डेल आर डिवाइड बाय डेल टी, मतलब पोजीशन चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट एंड और द चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. सो x2 minus x1 divided by t2 minus t1 and y2 minus y1 divided by t2 minus t1 I and j. These are the vector components. Okay, so अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन के फॉर्मूलाज याद करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आपको सिर्फ इतना ही फॉर्मूला था वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है, इतना ही फॉर्मूला था. लेकिन यहाँ पे ये बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन एक ही डायरेक्शन में था, लेकिन we are learning about motion in a plane, so that's why here are two components, okay, or the two directions, that is x and y. So the formula for average velocity is this. So you can write this down, और आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इससे पहले आपको ये डायग्राम समझ में आनी चाहिए, ठीक है. इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए आप लोग और तभी फॉर्मूला लिखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. So write down the formula for average velocity. This is the formula for average velocity for motion in a plane. अभी ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए फॉर्मूला नहीं है. सब लोग लिख लेंगे तो मुझे बता देना. ओके, सोलोनी हैज रिटर्न. ठीक है संकल्प. ओके, बाकी चलो जल्दी जल्दी ऐसे लिखना है ऊपर, एवरेज वेलोसिटी, फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी फॉर मोशन इन अ प्लेन, डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन इन अ प्लेन. समझ में आपको आ जाएगा वैसे तो, ठीक है. चलो, तो लिख लिया है, 4 लोगों ने लिख लिया है, 3 लोगों ने लिख लिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आर्या, समीर, यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. चलिए ठीक है, बाकी लोग लिखेंगे अभी. सो v average or the average velocity is equals to v average of x in I direction and v average of y in z direction, where v average is equals to v average in x direction is equals to x2 minus x1 divided by t2 minus t1 and v average in y direction is equals to y2 minus y1 divided by t2 minus t1. Average velocity is vector whose direction is along del r. Okay, so let us suppose now if we find out the average velocity, अगर हम यहाँ पे x2 x1 t1 t2 y1 y2 की वैल्यू मिल भी गई तो भी हमें क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में उसका एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है. सो एवरेज वेलोसिटी की अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, सो जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सीखा था, हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए square root of v average in the direction of x square plus v average in of y square, इसको हमने अगर फाइंड आउट कर लिया, सो दैट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड. यहाँ पे हम क्या करेंगे, I और
जे को भूल जाएंगे जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही होता है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी एवरेज वाई डिवाइडेड बाय वी एवरेज एक्स। अभी वी एवरेज एक्स और वी एवरेज वाई क्या है आप देख लीजिए यहाँ। वी एवरेज एक्स इज x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 एंड वी एवरेज वाई इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ओके, सो दीज आर रिलेटेड फॉर्मूलाज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी उसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या कि लिमिट t टेंड्स टू जीरो, उस पे हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू, दिस फॉर्मूला इज फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें से भी ये पार्ट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए। वैसे तो पूरा फॉर्मूला लिख लेना है, लेकिन इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए इस पार्ट को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हु इज देयर, हुज माइक इज ऑन? शंकर सर, संतोष टकले. यस सर. हा, मला म्हणायचंय की इन केस इट इज पॉसिबल फॉर यू, लॉ प्रकाश सर इज नॉट एबल टू टेक 10th क्लास, इट इज अ मॅथ्स 2, so leave Okay, that particular thing. You can continue your science topic. Okay, for the okay, that's fine sir. ठीक आहे. for 10th at 8 o'clock. So या मुलांना तुम्ही एक 5-10 मिनिटं आधी सोडलं तरी चालेल. ओके, ओके सर, ठीक आहे. हा, म्हणजे मग तिकडे तुम्ही कंटिन्यू कराल तर त्या क्लासचा प्रॉब्लेम नाही होणार. ओके, ओके सर, ठीक आहे. शुड आय चेंज इट टू द 10th सायन्स? Yes sir, you can. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू, प्लीज, बाय, थँक्यू. Bye sir. So see, sorry for the interruption. See, have you written this formula for the instantaneous velocity? लिख लिया? चलिए, सो आपको ये रनिंग नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। जब आपके पास ये नोट्स रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे फॉर्मूलाज इंटरलिंक्ड है। चलिए, सो अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर भी ली, सो दैट इज गोइंग टू बी इन अ vector quantity or vector form. So again, if we want to find out the magnitude, just find the magnitude with this formula, ठीक है, and its angle can be found as well. So ये हुआ हमारा average velocity and instantaneous velocity. Now average and instantaneous acceleration. Acceleration is what? Acceleration is nothing but rate of change of velocity with respect to time. Okay, so again the definitions are same as those for rectilinear motion. मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में जो डेफिनेशंस थे, एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, तो वो सारे डेफिनेशन सेम ही है। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। So v2x minus v1x divided by t2 minus t1 in I direction plus v2y minus v1y divided by t2 minus t1 in a j direction. Okay, where v2 and v1 are velocities of the particle at time t2 and t1 respectively. तो देख लीजिए, अभी क्या किया, यहाँ पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की, दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, एक्स डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी। यहाँ पे ऑलरेडी दो वेलोसिटीज है, v1 एंड v2, और v1 की भी दो वेलोसिटीज रहेंगी। कौन सी वेलोसिटीज रहेंगी? v1x दैट इज v1 इन x डायरेक्शन, दिस इज, एंड v1y दैट इज v1 इन y डायरेक्शन। अगेन सिमिलरली v2 के लिए भी दो डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और एवरेज वेलोसिटी हम इस तरह से इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी. This formula is important for you. Okay, so this formula, please write it down as quickly as possible. चलिए, हो गया, गुड गुड, चलो
ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी यह जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज इन एक्स डायरेक्शन, ओके, एंड दिस इज इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वाई का ही कंपोनेंट है और यहाँ पे एक्स का ही है, ठीक है, सो वी कैन डिफरेंशिएट इट. सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू वी एवरेज एक्स इन आई डायरेक्शन प्लस वी एवरेज वाई इन जे डायरेक्शन. सो इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी फाइंड आउट लाइक दिस. सो मतलब कि इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे वी एवरेज की जगह पे रखना है, इसको यहाँ पे रखना है और इसको यहाँ पे रखना है, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. उसी तरह से हमें एंगल भी फाइंड आउट करना होता है, सो हमें एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है. सो दीज आर सेम, एंगल और मैग्नीट्यूड. यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, आप लिख सकते हैं या फिर आप घर पर भी लिख सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी होमवर्क फॉर यू. सो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन. एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है. सो ठीक है, लेट अस सी dv डिवाइड बाय dt. सो यहाँ पे v क्या है? v इन x डायरेक्शन और v इन y डायरेक्शन एज वेल. सो v इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट. वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैंने जैसे कि आपको क्लास के शुरू में ही बताया था. सर व्हाट एरो ऑन a and v represent? Sir, what arrow on A and V represent? Okay, let me see. So these arrows shows that it is a vector quantity. Okay, it is a quantity vector quantity with a direction and magnitude. It is representation for vector. Okay, चलो ठीक है. सो वेलोसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, dx by dt लिख दिया इन प्लेस ऑफ vx. समझ में आ रहा है? vx इज अ वेलोसिटी एंड dx by dt इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन. ठीक है, सो यहाँ पे भी वही कर दिया. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. लिख लीजिए इस फॉर्मूला को. फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज दिस. सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड भी आपको यहाँ पे दिया गया है और एंगल भी आपको यहाँ पे दिया गया है. जल्दी से लिख लीजिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. हो गया? गुड. तो चलो, मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लिया, तो ये जो एग्जांपल है वो हम अगली क्लास में लेंगे. सो नाउ फोकस ऑन योर होमवर्क. यहाँ पे कितने लोग हैं मुझे देखने दो. 1 2 3 4 5 लोग हैं. तो मैंने जो आज आपको पढ़ाया है सब कुछ, उसके सारे फॉर्मूलाज मुझे आपके गूगल क्लासरूम में दिखने चाहिए. ठीक है, अभी सलोनी भूतेजी और नया कौन है, और फिर आई थिंक नोबडी इज न्यू ना, समीर. मैं आपको फिर से एक बार ऐड कर रहा हूँ. सलोनी प्लीज राइट योर ईमेल आईडी इन द चैट बॉक्स. आपका ईमेल आईडी लिखिए जिससे कि मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा. चलिए जल्दी. तो बाकी लोग आज के जो सारे फॉर्मूलाज हैं मुझे गूगल क्लासरूम में एज अ होमवर्क ऐड होने चाहिए. ठीक है, प्रॉपर आपको हेडिंग डालना है ऊपर, मोशन इन अ प्लेन, उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसका वेक्टर फॉर्म, उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल tan थीटा का फॉर्मूला. ठीक है, ये तीन चीजें कौन सी, उसका वेक्टर फॉर्म, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड और एंगल. ये तीन चीजें किन चीजों की, कौन से की, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की. ठीक है, मतलब देखिए कितने हुए आपके पास फॉर्मूला टोटल, आपके पास 12 फॉर्मूलाज होंगे. ठीक है, सो ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन योर फॉर्मूला. राइट डाउन Bhute Saloni @gmail.com. Okay, no problem. I will add you to the Google Classroom. Just go to your mail and accept the invitation. You will enter in the Google Classroom. Okay. So 12 formulas ये है, ये 12 formulas, और जो 3 formulas मैंने शुरू में आपको लिखवा दिए थे,
फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन, सेकंड इक्वेशन फॉर मोशन, थर्ड इक्वेशन फॉर मोशन, वो 3, मतलब 15 फॉर्मूलाज हुए। कितने फॉर्मूलाज हुए? 15 फॉर्मूला। और उन सारे फॉर्मूलाज के मुझे नोटेशन भी चाहिए, लाइक एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, टी फॉर टाइम। ऐसा आपने प्रॉपरली लिखना है, अदरवाइज आई वोंट अलाउ यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स इज गोइंग टू बी टुमारो ओनली। ओके, कल हमारा क्लास रहेगा, सो कल का क्लास अटेंड करना है। सो कल का तुम्हारे पास पूरा दिन है। कल शाम को 5 बजे से पहले आप सब लोगों का होमवर्क मुझे दिखना ही चाहिए, ठीक है? तो चलो, बाय बाय एवरीवन, नाउ यू कैन लीव द क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होमवर्क। वैसे तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा मैं गूगल क्लासरूम पे, ठीक है? ठीक है एवरीवन, चलिए, लीव द क्लास। क्विकली क्विकली, लिव लिव लिव, चलो चलो चलो।